You are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस का पार्ट सेकंड लेकर के उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके यूजेज और उसके प्रैक्टिस वर्क के बारे में पढ़ेंगे और उसके तीन जो मुख्य पार्ट होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट्स यूजेज एंड प्रैक्टिस वर्क। तो फर्स्ट पार्ट है इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य है। तो स्टूडेंट्स इसका जो रूल है वो है, रूल्स है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इस टेंस में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डू का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। डू, डज, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। आई के साथ एम का, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। स्टूडेंट्स, डज का यूज ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। जब किसी टेंस में मेन वर्ब नहीं होता है तब ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, ये मेन वर्ब के रूप में काम में आती है। तो अब शुरू करते हैं इसके एग्जांपल्स। इसकी जो मेन संरचना है, स्ट्रक्चर है वाक्य की, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें कर्ता आएगा यानी सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर अदर वर्ड्स यानी वाक्य के कुछ अन्य शब्द भी होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं यानी कम्प्लीमेंट होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इनका हम हिंदी में लिखे हुए हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं घर जल्दी लौटता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं के लिए हम जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई का यूज करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आई। अब उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो है लौटना, यानी यहाँ पर देखिए मैं घर जल्दी लौटता हूँ, तो यहाँ पर ता हूँ, यानी ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ये जो हमने कल पढ़ा था उसके अनुसार ये प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो है लौटना। तो लौटना को अंग्रेजी में कहते हैं रिटर्न, इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। आई रिटर्न होम, घर को कहते हैं होम, अर्ली में जल्दी। तो मैं घर जल्दी लौटता हूँ, तो इस प्रकार से आ गया, क्योंकि पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट रखना है। नेक्स्ट है, मोहन सदैव सत्य बोलता है। मोहन, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मोहन है, तो यहाँ लिखेंगे मोहन। उसके बाद में यहाँ सदैव यानी ये क्रियावाचक विशेषण आ गया है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, एडवर्बियल है। सदैव, इसके लिए ऑलवेज का यूज़ करते हैं, मोहन ऑलवेज। अब बोलना, यहाँ जो मेन वर्ब है बोलना है यानी स्पीक, अंग्रेजी में स्पीक, और क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है मोहन, इसलिए स्पीक के साथ एस लग जाएगा तो बनेगा स्पीक्स। मोहन ऑलवेज स्पीक्स, सत्य को कहते हैं ट्रूथ। मोहन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, तो इसका सेंटेंस हो गया इंग्लिश में। नेक्स्ट, रवीना गीता पढ़ती है। तो यहाँ रवीना गीता पढ़ती है, तो रवीना यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, रवीना है, तो यहाँ शुरू में लिखेंगे रवीना, और पढ़ती है यानी मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो यहाँ इसको हम रीड भी ले सकते हैं, स्टडी भी ले सकते हैं, तो यहाँ हम रीड लेंगे, रीड।
और क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है रवीना, एक वचन करता है, इसलिए रीड्स हो जाएगा। रवीना रीड्स द गीता, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ है इसलिए इसके साथ हम द का यूज करें, आर्टिकल का यूज करेंगे, द गीता। नेक्स्ट, उसके पास सुंदर कार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास सुंदर कार है, ता है, ती है, नहीं है, और ना ही कोई इसमें मेन वर्ब दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर किसी वस्तु के होने का भाव है, पोजेशन का भाव है, इसलिए हम हैज़, हैव उनमें से जो हैज़ और हैव जो पोजेशन के लिए किसी वस्तु के पास होने या नहीं होने के लिए अर्थ में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उसके पास सुंदर कार है, तो यहाँ हम व्यक्ति को ले रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए कि व्यक्ति है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ही हैज़, क्योंकि होना या नहीं होने के लिए हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए हैज़ आई वी के साथ हैव का यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ होता है। तो ही हैज़ ए ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार। तो ये इसका एक्टिव वॉइस बन गया, यानी टेंस बन गया। पांचवा देखिए, रवि के माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ भी मेन वर्ब तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है, हैं, यानी यहाँ इज़ एम आर में से हम यूज करेंगे। तो जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होती है क्रिया, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब एज मेन वर्ब यूज होता है। तो रवि के माता पिता यानी रवीज पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता, रवीज पेरेंट्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। रवीज पेरेंट्स आर वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब इस टेंस का दूसरा प्रकार यानी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है जिसमें किसी वस्तु के क्रिया के नहीं होने का भाव होता है। तो पहला रूल देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ नोट का प्रयोग होता है, यानी डू और डज आता है सब्जेक्ट के बाद में, और डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है स्टूडेंट्स। तीसरा सब्जेक्ट, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डज में से हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आएंगे, दूसरे सब जो भी बाकी बचे हैं। अब इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। वह अंधेरा पसंद नहीं करता है। अंधेरा, इसको डार्कनेस कहते हैं, और पसंद करना को कहते हैं लाइक, नहीं करना के लिए नोट आ जाएगा इसमें, करता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल तो है ही। तो यहाँ जो मेन वर्ब है पसंद करना है इसमें, तो यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले आ जाएगा ही, और नहीं पसंद करता है इसलिए सहायक क्रिया इसमें आएगी, ही के लिए डज आएगा, ही डज नॉट लाइक darkness, he does not like darkness। नेक्स्ट, कविता सत्य असत्य नहीं बोलती है। असत्य नहीं बोलती है मतलब झूठ नहीं बोलती है, तो उसको बोलना को या मेन वर्ब हो गया स्पीक, और कविता सिंगुलर नाउन है तो पहले आ जाएगा कविता डज नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो डू डज में से एक, डज नॉट स्पीक ए लाई, झूठ को कहते हैं लाई, ए लाई। कविता डज नॉट स्पीक ए लाई। मोहन विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ जो मेन वर्ब है जाना है, गो, और मोहन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो गया, तो मोहन डज नॉट आ जाएगा इसमें, डज नॉट गो टू स्कूल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, सीता गीत नहीं गाती है, तो यहाँ गीत नहीं गाती है मतलब जो मेन वर्ब है वो है सिंग, सब्जेक्ट आ गया सीता, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, उसके पास कार नहीं है, he has not a car, तो यहाँ आ जाएगा इससे पहले he has
यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हैज से बनाएंगे तो भी इसमें हेल्पिंग रोल लगेगा, इसमें डज आएगा। ही डज नॉट, और उसके बाद में हैव यानी मेन वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हैव। ही डज नॉट हैव ए कार, ये इसका टेंस हो गया। ही डज नॉट हैव ए कार, उसके पास कार नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव्स यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स दो प्रकार से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और दूसरे WH वर्ड से बनने वाले। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसके लास्ट में यानी इन द एंड वी पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब्स, तो पहले हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हैं। तो इसके रूल्स देखते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू के साथ और हेल्पिंग रूल्स से स्टार्ट करेंगे और डू को सब्जेक्ट से पहले रख करके प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। दूसरा, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। दूसरा देखो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले डू और डज, अगर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो डज आ जाएगा, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है तो डू आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ भी डू का यूज होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में अदर वर्ड्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। पहला है इसमें, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तुम, यहाँ पर तुम है उसके लिए यू आएगा, तो यहाँ आएगा क्योंकि यू के साथ डू का यूज करते हैं। डू यू स्टडी भी कर सकते हैं और रीड भी। डू यू रीड इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? नेक्स्ट, क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो? कहना मानना का के लिए होता है ओबे और माता पिता के लिए पेरेंट्स। तो यहाँ क्योंकि क्या तुम आ रहा है यू, इसलिए इसके पहले आएगा डू, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू। डू यू ओबे योर, डू यू ओबे योर पेरेंट्स? डू यू ओबे योर पेरेंट्स? इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके इसका हम इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश में बना देंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा, क्या तुम अपने देश से प्रेम करते हो? यहाँ पर मेन वर्ब लव है और तुम के लिए यू आएगा और यू से पहले डू लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया डू। डू यू लव योर कंट्री? डू यू लव योर कंट्री? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया। क्या वह गीत सुनना पसंद करती है? वह और पसंद करती है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सी। और क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट ही, सी इसके साथ डज लगता है तो आएगा डज। डज सी लाइक टू, पसंद करना लाइक, लाइक टू सिंग, लाइक टू लिसन, लाइक टू लिसन अ सॉन्ग। डज सी लाइक टू लिसन ए सॉन्ग? क्या वह गीत सुनना पसंद करती है? अब आता है दूसरा प्रकार स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। WH वर्ड्स में देखिए व्हाट, वेयर, वाई, हु, हुज, होम एट्सेट्रा इत्यादि का प्रयोग WH हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाते हैं। यानी अगर वर्ब पूछी है तो वर्ब इसमें आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट पूछा तो ऑब्जेक्ट इसमें ओमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा प्रकार है इंटरोगेटिव विद WH वर्ड्स का शुरू करते हैं। आप कहाँ रहते हो? तो यहाँ कहाँ के लिए WH वर्ड निश्चित है, वो क्या है? वेयर। और वेयर के बाद में क्या आएगा? क्योंकि यू आया है, आपके लिए यू आता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा यू, डू आ जाएगा। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तो ये प्रश्न इसका बन गया। यह पेन किसका है?
तो किसका के लिए आता है हुज, और यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे यहाँ। हुज इज दिस पेन, यह के लिए दिस आ जाएगा। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। नेक्स्ट है तुम किससे मिलना चाहते हो, तुम किससे मिलना चाहते हो, तो किस से के लिए आता है whom, और यू से पहले डू आएगा हेल्पिंग वर्ब। whom do you like और want, do you want to, want मीन्स चाहना भी होता है, want to meet। whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इस वाक्य में देखिए कौन पढ़ाता है और कौन के लिए आता है WHO यानी हु, और हमें ध्यान रखना है कि हु के साथ डू डज का प्रयोग सकारात्मक उत्तर देने वाले वाक्यों में नहीं होता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसमें जरूर सकारात्मक आंसर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हु टीचर्स, क्योंकि डज नहीं आएगा इसमें इसलिए आ जाएगा टीचर्स, मेन वर्ब टीच है पढ़ाना है। हु टीचर्स यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो ये आपने चित्र के समझ लिया कि WHO यानी हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आता है यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो स्टूडेंट्स हमने पहले इसके इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीनों मेन जो प्रकार हैं, मेन टाइप्स हैं, वैसे एक चौथा टाइप भी होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। तो हमने तीनों प्रकार के बारे में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ लिया, उसके यूजेज भी पढ़ लिए, उसको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना भी सीखा। आप भी प्रयास करते रहिए, सीखिए इससे, इस प्रकार से करने से आपको ट्रांसलेट करने से और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के और कौन कौन से प्रकार से यूज होते, उपयोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो पहला देखो यूज है विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के साथ, आदतन और नियमित कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। मोहन सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, आ जाएगा मोहन उठना को कहते हैं गेट अप, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सभी जो सेंटेंस है इस प्रकार के, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये उनका नियमित कार्य है, आदत भी है, तो पक्षी को कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए फ्लाई मेन वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं विद यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग स्टूडेंट्स किया जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और साइंटिफिक भी है, इसलिए यहाँ हम इसको इस टेंस में प्रयोग करेंगे। द, यहाँ पर दी अर्थ, और चारों ओर घूमना को कहते हैं मूव्स राउंड, मूव क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ मूव्स आ जाएगा, मूव्स, मूव्स राउंड द सन। दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, राइज, उदय होना को राइज। द सन राइजेज, क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो यहाँ राइजेज आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट,
पूर्व दिशा को ईस्ट कहते हैं, तो यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट यूज है विद साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक तथ्यों सिद्धांतों के लिए भी इसी टेंस का यूज किया जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसको हम बनाएंगे, उबलना को कहते हैं बॉयल्स, बॉयल और पानी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट हो गया इस टेंस का। पृथ्वी गोल है, दी अर्थ। यहाँ पर हम कोई से वर्ब नहीं है, तो इसमें वर्ब नहीं है तो इज यानी दी अर्थ के साथ इज लगेगा, और इज है वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। दी अर्थ इज राउंड, राउंड इज गोल। नेक्स्ट यूज है विद कोटेशंस और प्रोवर्ब्स, यानी कथन और कहावतों से पहले के साथ भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। सभी चीज़ें जो चमकती है सोना नहीं होती, तो यह एक प्रकार का कथन है, कहावत है एक प्रकार की। तो इसको ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस प्रकार से इसका टेंस बनेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गांधी जी ने कहा अहिंसा सर्वोच्च गुण है। अब इसको शुरू करते हैं। गांधी जी ने कहा, गांधी जी सैड, इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे इसको, अहिंसा सर्वोच्च गुण है। सर्वोच्च गुण को कहते हैं सुप्रीम विर्च। नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए शब्द आता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम विर्च, द सुप्रीम विर्च। नोटेड कोमा लगा देंगे। गांधी जी सेड नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम विर्च। नेक्स्ट, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी समाचार पत्रों की सुर्खियां बनाने के लिए, हेडलाइंस के लिए भी अंग्रेजी के इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रदूषण ने बीमारियां बढ़ाई। टेंस तो लगता है कि ये पास्ट टेंस है देखने से, लेकिन इसको हम हेडलाइन के रूप में यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल बनेगा। प्रदूषण को कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ाना, इंक्रीज करना, इंक्रीजेस। पॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ पर जो है सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। इंक्रीजेस एलिमेंट्स, बीमारियों को कहते हैं एलिमेंट्स, इलनेस भी कहते हैं एलिमेंट्स। पॉल्यूशन इंक्रीजेस एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, सरकार ने जनता को वैक्सीन लगाने का निर्णय किया। तो ये भी हेडलाइंस है। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू वैक्सीनेट, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू वैक्सीनेट द पब्लिक, जनता को वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू वैक्सीनेट द पब्लिक। नेक्स्ट यूज देखिए स्टूडेंट्स, इन रनिंग कमेंट्रीज, यानी आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, लाइव कमेंट्री के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। गेंदबाज ने गेंद फेंकी किंतु बल्लेबाज ने एक चौका मारा। तो यहाँ गेंदबाज को कहते हैं बॉलर्स, यानी तो यहाँ आ जाएगा द बॉलर्स bowls but the batsman hits a four, यहाँ हमने देखा कि बॉलर बाउल्स, यहाँ भी फर्स्ट वन का यूज़ किया है, उसके बाद में but the batsman hits a four, तो यहाँ दोनों जगह फर्स्ट वन का यूज़ हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो गेंदबाज ने गेंद फेंकी, द बाउलर बाउल्स बट द बैट्समैन हिट्स ए फोर,
नेक्स्ट है टू नैरेट हिस्टोरिक प्रेजेंट, यानी भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन करने के लिए भी इसी टेंस का यूज़ किया जाता है। पहला उदाहरण देखिए, भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो यहाँ शुरू करते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947। देखने से तो ये ऐतिहासिक तथ्य लगता है, भूतकाल का है, लेकिन इस प्रकार के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको बताने के लिए भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में परास्त किया। भारत ने, इंडिया, हराना को कहते हैं डिफीट करना। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान in the battle of 1971, भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन द बैटल ऑफ 1971। फिर आता है विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अगला यूज है अवबोधनात्मक क्रियाओं के लिए बताने के लिए, यानी ऐसी क्रियाएं जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, अवबोध कर सकते हैं, जैसे नोटिस है, फील है। तो इस प्रकार के वर्ब्स जैसे नोटिस, फील, सी, वॉच, हियर, स्मेल, टेस्ट, इनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, नहीं इसको किया जा सकता है। ऐसी क्रियाओं को अवबोधनात्मक क्रियाएं बोलते हैं। तो अब इसको शुरू करते हैं। मैं आपकी आंखों में नफरत देख रहा हूँ। तो मैं आपकी आंखों में नफरत देख रहा हूँ, देख रहना को कहते हैं नोटिस और सी। तो यहाँ पर नोटिस का प्रयोग हम कर लेते हैं। आई नोटिस हेट, नफरत को हेट कहते हैं। आई नोटिस हेट इन योर आईज। आई नोटिस हेट इन योर आइज। क्या तुम्हें आत्मा की चुभन महसूस हो रही है? तो इसके लिए हम फील का यूज करेंगे और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आएगा डू से स्टार्ट होगा। डू यू फील द प्रिक्स, चुभन को कहते हैं प्रिक्स। डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा को कहते हैं कंसाइंस। डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कंसाइंस, तो क्या आपको आत्मा की चुभन महसूस हो रही है? तो इस प्रकार से इसका, क्योंकि अवबोधनात्मक क्रिया है तो इसे इस प्रकार के वाक्यों के लिए प्रेजेंट सिंपल ही बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है विद वर्ब्स ऑफ इमोशन, भावनात्मक क्रियाओं के साथ भी इसी का प्रयोग, जैसे लव, हेट, एंगर, फियर, डिज़ायर, ऑफ, लाइक, वांट, विश, माइंड और प्रीफर। इन सभी वर्ड्स को बताने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं अच्छे परिणाम की आशा करता हूँ। आई होप, आशा करना, आई होप। फॉर द बेस्ट रिजल्ट, अच्छे परिणाम की उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू वेरी मच और सो मच। He loves you very much. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विद वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, नोइंग, यानी संज्ञानात्मक क्रियाओं के साथ भी हम इसी का यूज करते हैं, जैसे नो, जानना, सपोज, कल्पना करना, याद करना, फॉरगेट, भूलना, बिलीव, मीन, थिंक, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड। इस प्रकार की जो संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है
उनके लिए भी हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? क्या आप डू यू बिलीव इन फेट? क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? वह तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। ही डज नॉट ट्रस्ट ऑन यू। ही डज नॉट ट्रस्ट ऑन यू, वह तुम पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता है। विद सम मिसलेनियस वर्ब्स, अन्य विविध क्रियाओं के साथ भी, जैसे अपीयर है, सीम है, रिजेंबल है, मैटर, कंसिस्ट्स ऑफ, कंटेंस, डिजर्व। अपीयर प्रकट होना, सीम लगना, महसूस होना, रिजेंबल एक जैसा लगना, मैटर मामला, कंसिस्ट ऑफ निर्मित होना, कंटेन इसका अर्थ भी है उसमें किसी पदार्थ का होना, डिजर्व योग्य होना। इन सभी क्रियाओं के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग जब तक किया जाता है। जैसे बताने के लिए, जग में दूध है, जग में दूध है, तो आ जाएगा द जग। दूध होना, तो इसके लिए कंटेन वर्ब का यूज किया जाता है। द जग कंटेन्स, जग कंटेन्स मिल्क। वह अभिनेत्री जैसी लग रही है, तो अपीयर कर रही है, लग रही है, तो रिजेंबल भी हो सकता है इसका। तो शी अपीयर्स टू बी एन एक्ट्रेस, शी अपीयर्स टू बी एन एक्ट्रेस। तो इस प्रकार से इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के यूजेस, उसके तीनों जो मेन प्रकार हैं उनके वाक्यों को बनाना सीखा, और इसके जो मेन यूजेस हैं उनके बारे में पढ़ा कि किस किस संदर्भ में हमने इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आपको यह डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके तीनों प्रकार, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देख करके आप अपने एक्सरसाइज बुक में दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपको, बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।